नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 2। कहानी है हमारी जॉर्ज पंचम की नाक। हमने कुछ पार्ट यानी मतलब 2 पेज इसके पढ़ लिए थे कि इन 2 पेजेस की स्टोरी मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर देती हूँ, फिर थर्ड पेज पे आएंगे हम। इंग्लैंड की जो रानी एलिजाबेथ द्वितीय है वो अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली है और हिंदुस्तान आने पर उसका जो स्वागत जोरों शोरों से तैयारियां जो चल रही है उसका वर्णन हमारे पाठ में दिया गया है। जब वो शाही दौरे के लिए आती है तो वहाँ जिस भी देश में जाती है उस देश के हिसाब से उस देश के अकॉर्डिंग वो पहनावा डालती है। वो पहनावा उस दर्जी की परेशानी का कारण बन जाता है क्योंकि उसको उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा ढूंढना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है। जब महारानी देश आ रही है और देश में उनके अंग्रेजों के जो शासक रहे हुए हैं जॉर्ज पंचम, उसकी लाट यानी मूर्ति पर नाक नहीं है, तो ये भारतवासियों के लिए बहुत ही बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। देश की भलाई चाहने वालों की एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में सभी उपस्थित होते हैं तो वो सभी कहते हैं कि लाट के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर नाक होनी चाहिए। यदि वह नाक नहीं लगाई तो देश की नाक कट जाएगी। तो क्या है, उस नाक देश की नाक ना कटे इसके लिए उन्होंने हाई से हाई लेवल की मीटिंगें बुलाते हैं वो, ठीक है, और एक मूर्तिकार को भी बुलाते हैं। फिर मूर्तिकार की ये चीज़ समझ में भी आता है कुछ हद तक। फिर वो क्या कहता है कि इसमें जो पत्थर लगाया गया है उसको मैं ढूंढूंगा, ठीक है। इसी के बारे में वर्णन है। अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं। हुकुम कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए क्योंकि सभा के अंदर, उस मीटिंग के अंदर जो उपस्थित थे उनके चेहरों पे मायूसी छा गई कि भी लाट की नाक हम कहाँ से ढूंढेंगे। एक खास कमेटी बनाई गई, उसके हिस्से ये काम सौंप दिया गया, जिम्मे यानी जिम्मेदार बना दिया गया। जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। कहते कि पत्थर किस तरीके का है, ठीक है, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, सारी चीज़ होती है। ये चीज़ को जो मूर्तिकार होता है वो सब जानता होता है। तो कहते हैं कि परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती? हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है कि पाताल में छिपी है। जरूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों के खानों के दौरे पे निकल पड़ा, यानी उनको ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा या निराश लौटा। उसके चेहरे पे लानत बरस रही थी, शर्म आ रही थी उसको। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर तो क्या है, विदेशी है। सभापति ने तेज में आके, गुस्से में आके कहा, लानत है आपकी अकल पर। कहते हैं कि शर्म आती है आपको अपनी अकल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। सही बात है, जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाती है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? बाल डांस का मतलब है बच्चों का छोटा डांस, तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियाँ भी है, अगर परमिशन है तो आप लोग ठीक समझें। तो मेरा मतलब कि जो जिसकी लाट पर ठीक बैठे उसी की नाक उतार लो। मतलब हमारे भारत देश में अनेक महापुरुषों की इतनी मूर्तियां हैं। इतिहास में जो भी लोग महान कार्य किए हैं उन्होंने, उनकी इतनी मूर्तियां हैं। तो वो कहता है मूर्तिकार अपने सभापति को, भैया आप परमिशन देते हो तो मैं किसी भी मूर्ति की नाक हटाकर लगा सकता हूँ। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही क्षण की बदमाशी थी। कहते एक ही बात थी कि खुशी तैरने लगी। एक ही बदमाशी, एक ही बात सुनते ही सबकी आंखों में खुशी आ गई।
सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। ये काम तो करो, लेकिन बड़ी चालाकी से करना। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पे निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कवासी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टंटोली, ढूंढी, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। अभी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि बंगाल में किन किन नेताओं की मूर्ति को उसने टंटोला? गुरुदेव, रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय। नब जोक कर बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ कहाँ आया? उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मूर्तियों को टंटोला? चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों को के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा। मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। और पंजाब में उसने कौन सी मूर्तियों को देखा? लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों को देखा। आखिर दिल्ली पहुंचा। उसने अपनी मुश्किल बयान की, अपनी जो बातें थी वो बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया हूँ, चक्कर लगा के आ गया हूँ, सब मूर्तियाँ देख आया हूँ, सबकी लाटों के नाकों के नाप ले लिए हैं, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से बड़ी कोई नाक नहीं है। सुनकर सब हताश हो गए, झुंझलाने लगे। हताश यानी निराश हो गए। मूर्तिकार ने ढाढ़स बताते हुए कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। देखो इतना नीच सोच उसकी। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए, यह सोचकर भी वहां पहुंचा और बच्चों की नाक भी उससे कहीं बड़ी बैठती है। अब बताइए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा। किसने? मूर्तिकार ने। उन्होंने, सरकारी तंत्र वालों ने और मूर्तिकार ने नीचे से नीचे की सोच को आजमा लिया, लेकिन नाक पूरी नहीं बैठी। राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को लेकर मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, यानी पेंटिंग वगैरह, कलर वगैरह किया गया था। सब कुछ हो चुका था, लेकिन क्या नहीं थी? एक सिर्फ नाक नहीं थी। बात की बड़े हुक्म कामों तक पहुंची, यानी बड़े बड़े अधिकारियों तक बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या रह जाता है? यह तो फिर अपनी नाक कटने वाली बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया, यानी अलग तरीके का और कौंधा एकदम बोला। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए। मूर्तिकार ने एक नई योजना पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी था, चूंकि मतलब क्योंकि, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। कहते किसी एक जीवित व्यक्ति का अब नाप लिया जाए नाक का और उसकी नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, भौचक्का हो उठा। धीरे से बोला, आप लोग घबराते क्यों हो? यह मेरे ऊपर काम छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इसकी परमिशन दीजिए। फिर क्या था? कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इसकी इजाज़त मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना ही छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है। राजपथ, इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले हथियारबंद पहरेदारों की भी तैनाती हो गई, यानी बॉडीगार्ड वगैरह वहाँ छोड़ दिए गए, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसके रवाब यानी जो उसके अंदर काई वगैरह थी वो निकाली गई। ताज़ा पानी उसमें डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी का आने का दिन नज़दीक था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हुए हल से परेशान था। मूर्तिकार ने ही बताया था ये तरीका और वो खुद ही डिप्रेशन में आ गया। जिंदा नाक लगाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह भी उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वह दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो जिंदा लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो पत्थर की कभी नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबार में एक बात गौर करने की और भी थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा,
कोई सार्वजनिक सभा नहीं की, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, स्वागत नहीं हुआ, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत तक नहीं आई। मानपत्र होता है प्रस्तुति पत्र, जो प्रशंसा पत्र होते हैं। किसी हवाई अड्डे स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, और वही बुद्ध के लिए, बुद्ध होता है स्टेचू, उसके लिए चाहिए थी। अब इस पाठ ये पाठ जो समाप्त हुआ है, इस पाठ से हमें इस नाक के बारे में क्या पता चलता है? जो जॉर्ज पंचम की नाक शीर्षक से पता चलता है कि यह सारा पाठ नाक पर ही केंद्रित है। पाठ का आरंभ और अंत इसी पे ही होता है। नाक क्या है? हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। ठीक है। नाक पर कई मुहावरे भी बन चुके हैं, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक रगड़ना, नाक कटवाना, नाक में दम कर देना, नाकों चने चबाना आदि। कहते हैं कि व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए क्या क्या नहीं करता, लेकिन इसी कोशिश में लगा रहता है कि उसकी नाक न कटने पाए। समाज में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी नाक के लिए दिन रात प्रयासरत रहता है कि वह ऐसा कोई काम ना करे कि समाज को उस पर अधिकार हो जाए, उसकी समाज में नाक कट जाए, वह समाज के अंदर रहकर खुद को नीचा महसूस करे। आज समाज में उन्हीं लोगों का मान सम्मान है जिनकी नाक बनी हुई है। नाक बनी हुई मतलब इज्जत बनी हुई है। व्यक्ति की भांति सरकार की तरह नाक बचाए रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। जब कोई भी देश में विदेशी अतिथि आता है तो सरकार इसी कोशिश में रहती है कि सदा धूल मिट्टी से रहने वाली टूटी फूटी सड़कें उनके सामने जगमगाती हुई दिखाई दे, तभी सरकार की नाक ऊंची रह सकती है। नाक का मतलब हम समझ गए हैं। जो नाक के ऊपर ये डिपेंड स्टोरी है, इसमें क्या है, पत्रकारिता का भी बताया गया है कि पत्रकारिता जो है, जो अखबारों की बात इसमें चली है कि पत्रकारिता को इस प्रकार दर्शाया गया है कि वह शासनकर्ता व नेताओं के इर्द गिर्द रहकर सिमट जाती है, जबकि सही अर्थ में पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र समाज के क्या होते हैं, दर्पण होते हैं। समाज की सोच व्यवहार इन्हीं से प्रभावित होता है। आजकल समाचार पत्र जनता के विचारों के प्रसार का सबसे बड़ा साधन है। ये धनवानों की वस्तु न होकर जनता की क्या है, वाणी है। ये शोषितों और दलितों की पुकार है। आज समाचार पत्र जनता के माता पिता, स्कूल कॉलेज, शिक्षक, थिएटर, आदर्श उत्प्रेरक हैं, परामर्शदाता है। ये सभी साथी हैं। सच्चे अर्थों में जाने तो जनता के विचारों का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज की अच्छी बुरी सोच को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। ये जो पत्र पत्रिकाएं हैं, जो अखबार है, ये सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में भी बहुत सहायक होते हैं। सरकारी नीति के प्रकाशन, उनके खंडन का सबसे बड़ा ये साधन है। बाजार में उतार चढ़ाव समाचार पत्रों द्वारा ही हमें पता चलता है। व्यापारी बड़ी उत्कंठा से समाचार पत्रों को पढ़ते हैं। कहा जाता है कि पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र मानव जीवन में परिवर्तन के साथ एक नवीन बदलाव भी लाते हैं 100% लाते हैं, जो इनके जीवन में एक नया मोड़ और नवीन दिशा देने का काम करता है। इन सभी का प्रयोग देश और समाज और जनता के विकास में अहम भूमिका अदा करता है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बातें आपको बताई गई, लास्ट में सारांश मैंने एक बार फिर बता दिया है कि नाक का प्रतीक बताया गया है इज्जत को, ठीक है, और एक पत्रकारिता यानी अखबार का इसमें जिक्र आया है, उसके बारे में आपको भी बता दिया। इस तरीके से ये चैप्टर हमारा एंड होता है, ख़त्म होता है। धन्यवाद बच्चों।